26वीं आईनी तरमीम के एक साल बाद अब हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी कर रही है और इस हवाले से मुलाकातें और मुशावरा शुरू हो गई है। और इस बात का इंकिशाफ आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया है। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। नून लीग के वफ़द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी। मुजव्विज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा, आर्टिकल 243 में तरमीम, तालीम और आबादी के मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तात्तुल ख़त्म करना शामिल हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मज़ीद लिखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर मुमलिकत की दोहा से वापसी पर होगा ताकि पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जा सके। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम पर हमारे खदशात हैं। 27वीं आईनी तरमीम को हम किसी सूरत में नहीं मानेंगे। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक ही सुप्रीम कोर्ट है, मतलब दो वो नहीं हो सकती। अब और अभी भी जो कुछ हो रहा है, कितनी भी अभी डिसीजन होता है, तमाम कैसे जो उधर जाते हैं, बेंच पे जाते हैं, वो इस वक्त तो 26वीं आईनी तरमीम भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना इस वक्त उसका केस चल रहा है। हम तो 26वीं नई तरमीम से के बारे में हमारे सीरियस कंसर्न है। और ये जो नई अभी अमेंडमेंट 27वीं अमेंडमेंट ला रहे हैं, हम समझते हैं कि ये जुडिशरी का अगर इस किस्म का कोई होता है तो ये बाकायदा तौर पर जुडिशरी का एक किस्म के मज़ीद उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करना और एग्जेक्टिव को मज़ीद जो है ना इन्फ्लुएंस बढ़ाना जुडिशरी के ऊपर होगा। हम किसी सूरत में जो है ना इस किस्म की चीज़ को नहीं मानेंगे। इसके ख़िलाफ़ हम भरपूर तरीके से अपना आवाज़ उठाएंगे। एक साल पहले 21 अक्टूबर को हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर करवाई और अब 27वीं आईनी तरमीम पेश करने की तैयारी की जा रही है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत को एक साल में ही मजीद तरामीम की ज़रूरत महसूस हुई? बात करेंगे वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब से। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, क़यास सराहियाँ तो होती रहती थी, हुकूमत कोई डेफिनेट जवाब नहीं देती थी, ये क्या सब कुछ बहुत खामोशी से करना चाह रहे थे आप? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अचानक ट्वीट करके पूरा प्लान अवाम के सामने रख दिया। नहीं, क्या सराइयाँ जो है वो तो ऐसी होती आ रही हैं कि जैसे कोई यानी हमारा मीडिया और हमारे जो सीनियर एंकर साहबान हैं उन्होंने तो 27वीं तरमीम को एक ऐसा खौफ के जैसे कोई ये तूफ़ान आने वाला है या कोई वबा आने वाली है कि जी आ रही है, होने जा रही है। किसी भी मुल्क के आइन में तरामीम जो हैं वो उस आइन को रेलेवेंट बनाने के लिए उसको असरे हाज़र के तकाज़ों को के मुताबिक जो है वो इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो है वो हुआ करती हैं। और हमारे आइन में भी ये 26 तरामीम जब हो चुकी हैं तो अब 27वीं तरमीम भी होगी ना, जब भी होगी। और ये जिन चीज़ों का ज़िक्र बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया है, इनमें से कौन सी चीज़ है जो हर वक्त जो है वो अंडर डिस्कशन नहीं रहती या नहीं रहनी चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर जो है वो हमारी कोई नेशनल पॉलिसी हो। और जो पॉलिसी इस वक्त है इन चीज़ों के ऊपर, अव्वल तो कई के ऊपर तो है ही कोई नहीं, उसको जो है वो आइनी तौर पे इस अंदाज से लाया जाए कि वो एक नेशनल पॉलिसी के तौर पे तमाम सूबों में जो है वो एक तरह से और एक ही अंदाज से जो है उसके ऊपर अमल किया जाए। रही ये बात जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की है, तो हम तो पहले दिन से मैं वन बाय वन इन तमाम चीज़ों पर आ रहा हूँ। मैं वन बाय वन इन तमाम चीज़ों पर बात कर लेता हूँ, बट आपने तूफ़ान और वबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अगर ये वाकई ऐसा तूफ़ान नहीं है जो बाद में जमहूरियत के लिए एक वबा नहीं बन जाएगा, तो ये छुपाया हुआ क्यों? जैसे 18वीं आईनी तरमीम हुई, महीनों डिस्कशन हुआ, कमेटी बनाई गई, 10 माह तक तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया गया, ये अचानक इतना सीक्रेसी से क्यों हो रहा था? बिलावल भुट्टो जरदारी को अचानक क्यों ट्वीट करना पड़ा? ऐसा लग रहा है जैसे हुकूमत को भी पता नहीं था वो ट्वीट करने वाले, उन्होंने आवाम को बताया ट्वीट करके। नहीं शाहजेब, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे तरमीम जो है ये कल हमने बात की है और आज हमने जो है वो तरमीम जो है उसको अपना इम्प्लीमेंट कर दिया है, तरमीम हो गई है। ये हो गई है। जिस मुशावरत की आप बात कर रहे हैं कि जी ये सीक्रेसी नहीं होनी चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए, इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, वो भाई ये गुफ्तगू का ही तो आगाज़ है। ये गुफ्तगू जो है वो पिछले 2-4 महीनों से हो रही है। अगर बिलावल साहब ने इसके ऊपर आज बात करना मुनासिब समझा है तो ये उनका अपना चॉइस है। लेकिन ये पहले हम अपने जो हमारे जो यानी
कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके साथ बात करेंगे, उसके बाद एसोसिएशंस हैं, उसके बाद मीडिया है, सीनियर एंकर पर्सनस हैं, बाकी लोग हैं, जितनी भी एसोसिएशन हैं हर मकातब फ़िक्र की, ये सब के साथ जो है ये चीज़ें जो है वो डिस्कस होगी। लेकिन गवर्नमेंट पहले जो है वो उस डॉक्यूमेंट को अपने जो है वो कोलिशन पार्टनर्स के साथ जो है वो मशवरा करने के बाद सबके सामने लाएगी और फिर उसके बाद होगी। जब आप कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खामोशी से करते करते जो है वो सुबह तरमीम कर दी है। अगर आप टाइम लेंगे, मैं ये भी जान लेता हूं कि कितना टाइम फ्रेम आपके, बट जब आप कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने अगर आज शेयर किया तो उनकी चॉइस है, क्या हुकूमत हैरान हुई कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्यों शेयर कर दिया? फिलहाल इस मामले को सीक्रेट ही रखा जाता। देखिए, अगर कोलिशन पार्टनर्स के दरमियान और ख़ास तौर पे जो बड़े पार्टनर्स हैं, PMLN है और पीपल्स पार्टी है, अगर वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको डिस्कशन के लिए जो है वो लोगों के दरमियान लाएं और उसके ऊपर उनका इत्तफाक राय हो, तो ये एक ज़्यादा मुनासिब तरीका होगा। और मेरी आज भी ये राय है कि हमें इस डॉक्यूमेंट को लोगों के पास फॉर डिबेट, फॉर पब्लिक कंजम्पशन या उसके ऊपर जो भी लोग अपना अजहार राय करें, उसके लिए जब हम इसको लाएं तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट में PMLN का मौक़िफ़ है या ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, वो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ होना चाहिए और यहीं से जो है वो आगाज़ होना चाहिए और इसके ऊपर पूरी डिबेट होगी, इसके ऊपर डिस्कशन होगी और इसमें कोई ऐसे जो है वो जमहूरियत के लिए या किसी भी मामले के लिए कोई खौफ की या इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है ऐसी। जिस तरह से अगर सैर हासिल बहस होगी, 27वीं तरमीम आ रही है, अगर सैर हासिल बहस होगी तो टाइम फ्रेम क्या है आपके पास? जब सैर हासिल बहस का मतलब है कि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको सुना भी जाए, उसको अकोमोडेट भी किया जाए, उसके खदशात को दूर भी करने की कोशिश की जाए और टाइम भी हो, तो आपके पास टाइम फ्रेम क्या है? कितना लंबा टाइम लगाएंगे इस 27वीं आईनी तरमीम में? टाइम फ्रेम अगर बात दिल लगती हो, बात यानी आइन कानून के तकाज़ों के ऊपर पूरी हो और वक्त की ज़रूरत हो और जो नेशनल सिक्योरिटी के तकाज़े हैं उनको जो है वो एड्रेस करती हो, और अगर कोई आप ऐसी चीज़ करें जिसके ऊपर जो है वो आप इत्तफाक़ राय हासिल करने की कोशिश करें, मैं समझता हूँ कि उस चीज़ की अपनी जो सच्चाई है और उसकी जो एक्यूरेसी है वो इस बात का तयन करती है कि उसके ऊपर कितनी देर बहस होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको बहुत एक एक्यूरेसी और आइनी और जमहूरी और सियासी तकाज़ों के मुताबिक एक डॉक्यूमेंट तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके ऊपर कोई इतनी लंबी चौड़ी बहस की ज़रूरत ही नहीं होगी, सब लोग इत्तफाक करेंगे। और राज साहब, अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल उन पर शिकों पर। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अब पहले ही आइनी बेंच तो बन गया, 26वें आइनी तरमीम के नतीजे में आपने बनाया और वो काम भी कर रहा है और कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे हुकूमत को या इदारों को कोई प्रॉब्लम हो, तो ये अचानक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अब क्यों बनानी है? इसकी क्या वजह है? ये तो पहले दिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमारा ये मौक़िफ़ है पहले दिन से कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए। पीपल्स पार्टी का आईनी बेंच बन गया ना और आपने सबको एतमाद में लिया, जितनी जमातों ने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किए, सबका मौक़िफ़ है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आईनी बेंच बन गया ना 26वें आईनी तरमीम के नतीजे में, जिसमें मौलाना को तमाम जमातों को एतमाद में लेकर आपने वो आईनी बेंच बनाया, वो काम भी कर रहा है। अब क्यों जरूरत है आपको इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की? आईनी बेंच क्या ऐसा क्या अलग है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी, आईनी बेंच नहीं कर रहा? नहीं शाहजे, बात ये है कि सभी की ये राय है और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है अगर हो तो वो ये मामला जो है ज़्यादा जो है वो बेहतर अंदाज से और ज़्यादा पायदारी के साथ जो है वो चल सकता है। और यही उस वक्त हमारा मौक़िफ़ था, वो सिर्फ इस बात को यानी पेश नज़र रखने के लिए कि हम क्यों इनकी बात को माने, और उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना बनाएं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें। ये तजवीज़ जो है ये PTI ने दी थी और अली ज़फ़र साहब से मैंने पहली दफ़ा ये बात सुनी जब उन्होंने TV के एक मीडिया के प्रोग्राम में उन्होंने बात की कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की हद तक हम बेंच की हद तक हम इत्तफाक कर सकते हैं। जब हमने उसके ऊपर इत्तफाक किया तो फिर वहाँ से भाग गए कि नहीं जी हमने तो वोट नहीं करना। देखिए, सही मामला तो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल ये हमारी राय है। अगर इसके ऊपर पीपल्स पार्टी तो खैर इसके ऊपर इत्तफाक है ही है क्योंकि वो खुद सिग्नेटरी है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। अगर बाकी जमातों का भी अगर इत्तफाक राय हो जाएगा तो हो जाएगी ये तरमीम, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो उसका क़याम अमल में आ जाएगा
वरना ठीक है, बेंच चल रहे हैं, बेंच अपनी जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो अफादियत है उसके लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का होना जो है वो ज़्यादा। सब जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, अब ज़ाहिर जजेस ट्रांसफ़र हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुए, वो काम भी कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग जजेस थे उनकी सीनियरिटी भी मुतासिर हो गई। अब जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के लिए भी आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं, क्या जो कंसेंट है उसका लफ्ज़ भी निकालना चाहते हैं कि जी जजेस को उनकी मर्जी के बगैर एक अदालत से दूसरी अदालत ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? फिर कोई जज कहाँ जा रहा हो, इस्लामाबाद का जज किसी और अदालत में ट्रांसफ़र किया जाए, तो कंसेंट को भी आप चेंज करना चाहते हैं? शाहज़ेब, मैं खूब बुनियादी तौर पे एक वकील हूँ और मैं अदलिया का एहतराम, जजेस का एहतराम जो है वो मैंने अपनी ज़िंदगी प्रैक्टिकल लाइफ के आगाज़ से सीखा है। मैं कोई ऐसी बात करने नहीं चाहता, लेकिन मामला ये है कि एक जगह पे एक जज साहब बने और उसके बाद वो 20-25 साल वहीं पे जो है वो रहे। अगर इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र ख़त्म हो जानी चाहिए। बस ठीक है, जो आदमी जो है वो मुलाजमत में आए, जहाँ पे आए वहीं पे बैठे और सारी ज़िंदगी जो है वो 60 या 65 ईयर वहीं पे पूरे करे और वहीं से जो है वो घर जाए। अब इस्लामाबाद एक सरकारी मुलाजिम, छोटा सा शहर है, सरकारी मुलाजिम की ज़ाहिर है पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती है। जज में अब मसला ये है कि एक तरफ आप ये वाली बात कर रहे हैं, मगर दूसरा जो पहलू है वो ये कि फिर तो किसी जज से अगर कोई भी हुकूमत खुश नहीं होगी, आज आपकी हुकूमत है, कल किसी और की होगी, उस जज को किसी और सूबे में किसी और अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो अदालती आज़ादी कहाँ गई? बिल्कुल बिल्कुल, बात आपकी बात बिल्कुल आपने यानी सही जो है वो खदशे की निशानदेही कर दी है। मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ। ये इख्तियार जो है वो हुकूमत को ना दे। बिल्कुल हुकूमत का इस जजेस की ट्रांसफ़र से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो जुडिशल कमीशन करे, जजेस करें। वैसे मगर जुडिशल कमीशन में भी अब जिस तरीके से तश्कील हुई उसमें नज़र आया कि हुकूमत जो चाह रही है वो हो जाता है जुडिशल कमीशन में भी। क्या फिर जुडिशल कमीशन की तश्कील बदलेंगे आप? नहीं, वो नहीं देखे ना, वो तो आप तो खामखाई देख रहे हैं ना। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा काम है जो हुकूमत चाहती थी नहीं हुआ? क्या वहाँ पे हुकूमत की नहीं, आप सुन लेना, क्या जुडिशल कमीशन में हुकूमत को कोई जो है वो यकतरफा इख्तियार हासिल है? वहाँ पे सभी, वहाँ पे जुडिशरी मौजूद है, हुकूमत मौजूद है, अपोजिशन मौजूद है और बार मौजूद है। तो फिर वहाँ पे भी अगर फैसले सही नहीं हो रहे तो फिर कहाँ पे होंगे सही? तो राज साहब, आप उसमें फैसले यही जुडिशल कमीशन रहेगा, क्योंकि वहाँ जिस तरह फैसले हो रहे हैं, बार ज़ाहिर है हुकूमत की मर्जी के मुताबिक फैसले, और आप ये कह रहे हैं यही तश्कील रहेगी, जुडिशल कमीशन की तश्कील भी बदलेगी? नहीं, मुझे ये बताएं कि जुडिशल कमीशन में जब हुकूमत को अक्सरियत हासिल नहीं है, हुकूमत अक़लियत में है और वहाँ तमाम यानी तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या अपना स्टेट जो है वो मौजूद हैं, तो आप मुझे बताएं कि उसमें आप चलें, अगर आप समझते हैं कि उसकी कोई और ज़्यादा हुकूमत को बाहर निकाल दें, बाकी सारे जो है वो रहे वहाँ पे, अगर इस तरह से बेहतर है तो ऐसा हो जाए। पहले जो जुडिशल कमीशन था उसमें कोई नहीं था, उसमें सिर्फ जजेस थे, और उस दौरान 15 से 18 साल जो होता रहा उसकी आपको जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। जो होता रहा जाहिर है उससे जो अदालत में जजेस में इंडक्शन होती रही है, जजेस की जो अदालत में जिस तरीके से इंडक्शन होती रही, जो इख्तियार चीफ जस्टिस की ज़ात में मरकूज था, उससे जो खराबियां पैदा हुई वो तो बिल्कुल है, उस पर बात भी की गई है बार बार। मगर मसला ये है कि खराबियों की तस्हीह की जाए या ऐसी खराबियों को जन्म दिया जाए कि कल को आप हुकूमत में ना हो तो आप भी बात कर रहे हों कि हमने खराबियों की तस्हीह नहीं की बल्कि नहीं खराबियों को जन्म दे दिया। वहाँ पे जो यानी 5 लोग जो हैं वो जुडिशरी के हैं, 5 ही हुकूमत के हैं, वहाँ पे बैलेंस तो बार के पास है, बैलेंस तो अपोजिशन के पास है। राजा साहब, मुझे ये बताएगा कि आप जो रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल शेयर इन एनएफसी, ये जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है, ये क्या प्रोटेक्शन आप ख़त्म करेंगे? क्या सूबों के वो जो प्रोटेक्शन हासिल है, क्या मुराद है इससे? देखिए शाहज़ेब, मैं इसके ऊपर कोई यानी ऐसी बात मैं नहीं कर रहा कि मैं कहूँ कि जी हम करेंगे या हम करना चाहते हैं। ये सब का कंसेंसस होगा। पीपल्स पार्टी हमारी मेजर पार्टनर है, उनको राज़ी किए या उनकी जो है वो उनको साथ लिए बगैर
या ना ये हो सकता है, ना करना चाहिए, ना हमारा कोई ऐसा इरादा है। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये जो इस वक्त वसाइल की सोर्सेज की तकसीम है इन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, आप देख लें उसका क्या हाल है। फेडरेशन के पास कर्ज़ों की अदायगी और डिफेंस के अखराजात पूरे करने के बाद जो है ना वो अपनी जो मामूल की अखराजात हैं वो भी पूरे करने के लिए पैसे नहीं हैं। वो भी जो लोन आप लेते हैं ना उसमें से जो है ना वो गुजारा हो रहा है। अगर इसी तरह से फेडरेशन को चलाना है तो ठीक है, चलती रहे। नहीं, मगर राज साहब, इसमें ज़ाहिर जो हुआ 18वीं तरमीम के बाद वो एक अहम मसला ये हुआ कि प्रोविंसेस को शेयर तो मिल गया, मगर उन्होंने जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है उसमें अपना किरदार नहीं अदा किया। तो क्या जब ये प्रोटेक्शन रिमूव करती है, क्या वो ज़रूरत ही नहीं है तो इस बात से लिंक किया जाएगा कि वो अपने रेवेन्यू जनरेशन करें? कि मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि जब आप प्रोटेक्शन रिमूव करने की बात होती है, एनएफसी को किस तरीके से बदल रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी की तो बड़ी सख्त राय रही है इस हवाले से। आपका प्रपोजल क्या है इस हवाले से? ये आपने बहुत ही जो है वो एक इंतहाई वाइज और अहम नुक्ता आपने जो है वो उठाया है। यकीनन हम भी इसी के ऊपर जो है वो बात करेंगे कि सूबों को सोर्सेज जनरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनके पास पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा है। और अगर इसके ऊपर बात ना की जाए तो फिर ऐसे ही रहेगा। फिर सूबे जो है भी ये जो एग्रीकल्चर टैक्स और ये इस किस्म के जितने भी मामलात हैं, किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनको 10 चाहिए तो उनके पास 20 हैं। और फेडरेशन जो है वो उसका आप देख लें कि फेडरेशन के पास जो है वो इन दो बड़े जो है वो अखराजात को पूरा करने के बाद फेडरेशन के पास तो कोई सोर्सेज नहीं है या फंड्स नहीं मतलब होते। पीपल्स पार्टी के अलावा ये बताइए क्या मरियम नवाज साहिबा राजी हैं इसके लिए? मरियम नवाज साहिबा से बात हो गई, वो राजी हैं? नहीं, देखिए बात तो शुरू होगी तो पता चलेगा ना कि कौन कौन नाराज़ है और कौन राज़ी है। जो राज़ी होगा वो दूसरों को राज़ी करने की कोशिश में लग जाएगा, और जो राज़ी नहीं होंगे उसको राज़ी हम करने की कोशिश करेंगे। मतलब और आपने कहा ना पिछले 2-4 माह से बात हो रही है, एक पॉजिटिव डिबेट होगी। राज साहब आपने कहा पिछले 2-4 माह से बात हो रही है, तो ये तो अज्यूम किया जाएगा कि पहले घर में बात की होगी नून लीग ने, फिर बाहर बात की होगी। नहीं, देखिए यानी PMLN जो है, PMLN का एक यानी मौक़िफ़ है, प्राइम मिनिस्टर का एक मौक़िफ़ है, हुकूमत का एक मौक़िफ़ है। उसमें ऐसा तो नहीं है कि PMLN में कोई अपनी राय का इजहार नहीं कर सकता। PMLN में कोई अपनी राय का इजहार करे, और उसी तरह से मरियम नवाज़ एक सूबे की, बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी एक अपनी राय हो सकती है, तो वो अपनी राय का इजहार कर सकती है। लेकिन उसके उस पर ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे कह रहा हूँ उनके सामने भी रखी जा सकती हैं। जो 27वीं तरमीम होने ही जा रही है, पंजाब असेंबली ने तो यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन अप्रूव की कि फेडरल पार्लियामेंट जो है वो अमेंड करे कॉन्स्टिट्यूशन को और एक चैप्टर इंसर्ट करे कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर्ड हो, इफेक्टिव हो। अब मरकज़ से सूबों को तो इख्तियार मिले, मगर सूबे के वज़ीर आला ने अपने पास सारे इख्तियारात रख लिए सूबाई हुकूमत ने, और बजाय इसके कि वो नीचे की सतह पर, ज़िले सतह पर दिए जाते, या ताकतवर ज़िले हुकूमतें होती हैं जिनके पास रिसोर्सेज भी होती। अब 27वीं आईनी तरमीम में इस बात को एड्रेस करेंगे? ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और इसमें ये है कि इसमें चले वो पावर्स और रिसोर्सेज वाली बात अपनी जगह पे है, लेकिन कम से कम आप जो बलदियाती इदारे हैं उनको आप टेन्योर की गारंटी तो दें। जब किसी का दिल चाहता है बलदियाती इदारों को फारग कर देता है, और उनका कोई टेन्योर ही नहीं है, उनके इलेक्शन का भी कोई टाइम नहीं है। तो कम से कम उनके वजूद को जो है वो आइन जो है उनको जो है वो यानी सेफ कर दे, उनका वजूद जो है वो डिटरमन हो जाए, आइनी तौर पे उसे गारंटी हासिल हो कि ये टाइम होगा, इस टाइम के ऊपर इलेक्शन होंगे, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। बाकी ठीक है, सोर्सेज जब जिस बुनियाद के ऊपर सूबों को मिलते हैं उसी बुनियाद के ऊपर आगे अजला को और तहसील को और यूनियन कौंसल तक ये वही फार्मूला जो है, जो फार्मूला मरकज़ से सूबा और सूबे से नीचे जो है वो यूनियन कौंसल तक जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जिस ज़िले से या जिस शहर से कोई ज़्यादा एक अपना जो है वो यानी पोजीशन में हो तो वहाँ पे जो है वो सब कुछ हो, और जो जहाँ पे कोई ना हो तो वहाँ पे जो है वो बिल्कुल हिस्से की चीज़ जाए।
मतलब तो आप ये चीज़ें चाहिए तो गलत ये इस्तेमाल होनी कर रहे हैं, चाहिए। आपके प्रपोजल में है या नहीं है? अब हुकूमत जब चाहिए इस्तेमाल करे, चाहिए तो यहाँ से मुझे सवाल पूछना चाहिए और आपको बताना चाहिए या है या नहीं है। नहीं, प्रपोजल तो बात ये है कि एक बड़े सूबे की असम्बली ने करारदाद पास की है और इसको सभी इस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं, बाकी सूबों से भी आवाज़ें उठ रही हैं, तो ये चीज़ें तो सारी शामिल होंगी ना, इसमें शामिल हो सकती हैं। अच्छा, और ये बताएगा कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से डेडलॉक खत्म करने पर भी बात होगी। अब 26वीं आईनी तरमीम में आप लोगों ने तरमीम कर दी कि जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं हो जाती, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन काम करता रहेगा। अब क्या डेडलॉक खत्म करने के लिए करना है? क्योंकि डेडलॉक तो ऑपोजिशन के साथ है कि ऑपोजिशन का किरदार ही खत्म कर देंगे नई तैनाती में। नहीं, देखिए, मैं किरदार को निकालने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो जमहूरी रवायात, वो सियासी रवायात जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो फैसलों की बुनियाद जो है वो रखी गई है पूरी दुनिया में, जो भी पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है, वहाँ पे कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि इस तरह भी हो सकता है जैसे हमारे मुल्क में होता रहा है और आपके सामने होता रहा है। तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर जब एक लीडर ऑफ द हाउस यानी वज़ीर आज़म या लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो इस बात का रवादार ना हो कि उसने अपोजिशन से बात भी करनी है, उनसे हाथ भी मिलाना है, तो फिर आप मुझे बताएं कि वहाँ पे ये तरीकाकार कैसे चलेगा? राज साहब, जब वो मैं वज़ीर किरदार आज़म को थे, निकालने की बात नहीं कर रहा, जब वो लेकिन वज़ीर उस आज़म किरदार थे, को फिर आप किसी और तरीके जब से इमरान खान साहब जो है वज़ीर वो आज़म, उसको आप लेके राज साहब, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उनका रवैया ऐसा ही था कि वो बात नहीं करते थे, मीटिंग्स में नहीं आते थे, मगर जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनकी तैनाती उन्हीं के ज़माने में हुई, कंसेंसस नहीं हो पाया, तो बाद में पार्लिमानी पार्टी के लेवल पर बाद में कंसेंसस हो गया और ये तैनात हुए। तो आप लोग इनिशिएट तो करें ना, कोई नाम तो हो ऐसे जो न्यूट्रल हो। ये आपको पता है कंसेंसस कैसे हुआ था? बताइए। ये पहले एक नाम के ऊपर जो है वो ये कह रहे थे कि जी इसके ऊपर वो ये ज़ोर दे रहे थे, उसके ऊपर हमारा एतराज़ था, तो फिर जो है वो इन्होंने ये फिर कहा कि जी हम नाम बदल के देते हैं, तो आप उसके ऊपर जो है ना वो फिर देख ले। तो फिर ये नाम जो है, जो बाद में फिर जो वो कहते रहे वो भी आपके सामने है, ये नाम जो है इमरान खान साहब की तरफ से पेश किया गया था, ये हमने जो है वो एग्री किया था। सिकंदर सुल्तान राजा साहब का नाम? जी, ये इमरान खान साहब की तरफ से पेश किया गया, आपने अग्री किया, मगर अग्री किसी और ने कराया ना आप लोगों को, या इमरान खान साहब ने पेश किया और आप लोग अग्री कर गए? ये तो नहीं समझ में आता। नहीं, ये तो फिर आप बात ना करें, ये तो जो मेरी बात जो है ना, फिर ये तो फिर किसी और तरफ निकल जाती है ना। तो फिर ऐसे भी होता है ना कि जी इतने मेंबर्स बनने हैं फ़लाँ सूबे का, वो आप बना लें, ये हम बना लें, फिर इधर आप एग्री कर जाएं, उधर हम एग्री कर जाएंगे, फिर ये चीज़ें भी तो चलती हैं ना। फिर ये सिस्टम में फिर आप लोग, सिस्टम जो है, सिस्टम तो ठीक होता है, सिस्टम एक्यूरेट होता है, लेकिन सिस्टम को चलाने वाले जो है ना, उनके रवैये भी जो है ना, वो भी इस बात में उनका भी बड़ा अहम किरदार होता है। मगर अभी आपने कितना ऑपोजिशन से एंगेज किया है नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाने के लिए? पहले आपने 26वीं तरमीम में मौजूदा को कंटिन्यू किया हुआ है, अब 27वीं तरमीम में अगर आप ऑपोजिशन के साथ कंसल्टेशन ही निकाल देंगे, कल को आप ऑपोजिशन में बैठेंगे तो हुकूमत लगा रही होगी अपना, फिर आप लोग पता नहीं क्या कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने कितना एंगेज किया है कि एक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने? जो इस वक्त अपोजिशन लीडर थे, वो तो जब उन्हें महसूस होता था कि हम उनके करीब होने लगे हैं, तो वो उठ के हमें जो है वो गालियां देनी शुरू कर देते थे कि कहीं ये मेरे करीब ना आ जाए, और इससे जो है वो मेरी अपनी जो नौकरी है या मेरी जो अपनी पोजीशन है वो ख़तरे में न पड़ जाए। यानी इस वक्त अपोजिशन में तो इस बात की दौड़ लगी रहती है कि कौन आदमी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अग्रेसिव स्टांस लेगा और उसकी जो है वो फिर जो है वो शाबाश होगी और उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेगा। तो मगर रान साहब, फिर ये अब मसला है कि मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, आप ऑपोजिशन से कंसल्टेशन 27वीं तरमीम में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ऑपोजिशन से कंसल्टेशन निकालने जा रहे हैं, एक दिन आप ऑपोजिशन में होंगे। चलें, आप शाहजेब, आप बीच में, आपका भी मुल्क है, आप भी मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, हमारी जो है वो KPK के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके साथ हमारी बात करवा दें। तो मैं कैसे बात करा दूं? साहब ने 2 दफ़ा उनको मुबारकबाद दी है और दोनों दफ़ा उनका जो जवाब है वो
आपके इल्म में आ चुका होगा। मतलब उन्होंने मगर बात तो तरीके से की, मगर ज़ाहिर उसके बाद जो उनका रवैया है, मगर आप इस बात की तकरीबन मेरे सवालों के जवाब में कंफर्मेशन हो गई है कि 27वीं आईनी तरमीम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत लगाएगी, अपोजिशन से कंसल्टेशन नहीं करेगी, और अभी के जो भी हालात हैं आप कह रहे हैं उनसे बात नहीं हो पा रही है, ऐसा एक दिन नहीं आप अपोजिशन होगा। में आएंगे और पता जी नहीं उस मुल्क में इलेक्शन फिर कैसे हुआ नहीं, करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं शाहजेब, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा कोई हुकूमत का इरादा नहीं है। लेकिन इस तरीक़ाकार के मुताबिक जो तरीक़ाकार इस वक्त मौजूद है उसमें डेड लॉक है। उस डेड लॉक को किस अंदाज से जो है वो ख़त्म किया जाए और वो कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि जो उस यानी मेरिट और उस तैनाती का जो मयार है उसके करीब हो या उसी तरह हो कि जिसमें जो है वो किसी की भी हुकूमत की या अपोजिशन की जो है वो एक एक तरफा जो है वो मर्जी ना हो। उसका कोई और तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है। जुडिशरी को बीच में इन्वॉल्व किया जा सकता है, या जिस तरह से जो केयर टेकर सेटअप जब बनता है तो उसमें भी अगर एक स्टेज पे जाके इत्तफाक ना हो तो फिर शायद उसके बाद इलेक्शन कमीशन का इख्तियार आ जाता है। कोई इस किस्म की सूरत जो है वो बनाई जा सकती है। आप इस बात का यकीन रखें कि हुकूमत 27वीं तरमीम की शक्ल में कोई अजाब नाजल करने वाली नहीं है। जो भी मामलात हैं बैठ के बड़े सुलझे और बड़े पॉजिटिव अंदाज से जो है वो उनके ऊपर डिबेट होगी, जितनी देर भी करनी पड़े, उसमें 1 माह लगे या उसमें 3 माह लगे, और उसके बाद कंसेंसस के साथ होगी। विदाउट कंसेंसस जो है वो कोई आईनी तरमीम नहीं होगी। इसमें इसको इस तरह से कोई ख़तरा महसूस नहीं किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।